जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट है ना, उनको इस तरह शेड्यूल करके रखो कि एग्जाम से 1 महीने पहले उनको स्टार्ट करना। मतलब पढ़ तो रखा ही है, लेकिन एक बार उसको मतलब अच्छे से एक बार पढ़ के एग्जाम से पहले ही जाना चाहिए थ्योरी वाले। अगर अभी से पढ़ लोगे फिर दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने लगोगे तो वो फिर तुम्हें फिर क्या बोलते हैं ये IS 456 वाला हम पूरा प्रिंट करवा के उसको पूरा पढ़े थे एक बार। अच्छा ओके, मुझे अब लग रहा है भूल गए, फिर से पढ़ना। तुम एक बार ना, आज मैंने एक IS 456 का लेवल 3 टेस्ट अपलोड किया है। अगर तुमने अभी रिसेंटली पढ़ा है कोड तो एक बार तुम उसको देना। रिसेंटली 1 महीना हो गया। अच्छा 1 महीना हो गया, कोई बात नहीं, तो कुछ तो याद ही होगा, भूला नहीं होगा सब कुछ। हाँ, बेसिक होगा। फिर से एक बार देख लेंगे ना, फिर से तो हो जाएगा। मतलब 3 टेस्ट है, मतलब टेस्ट सीरीज में मैंने पूरा उसमें अलग अलग टेस्ट सीरीज शायद देखा होगा तुमने। आपका टेस्ट ही तुम पूरा स्टॉक डाल के रखे हुए हैं कि जैसे ही एग्जाम आने वाला होगा 15 दिन पहले तो फिर नर्वस मत हो जाना अगर मार्क्स कम आए, ठीक है ना। उधर आदत हो गया, उतना टेस्ट की आदत हो गया, मार्क्स का नहीं देखते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं सर एग्जाम टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं सर, तो फिर मैं इसलिए बोलता हूँ कि देखो यार अच्छे से पढ़ के दो, मार्क्स कम आते हैं तो चीजों को समझो कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। हाँ, मार्क्स का उतना मेरी आदत हो गया, पहले होता था बनाने, है ना। तो ये थोड़ा सा व्यू पॉइंट चेंज हो, तो वो मार्क्स तो तुम्हारे अच्छे आते हैं मुझे पता है, तो मैं तो तुम्हें जस्ट बता रहा हूँ। तो नहीं तो आपका तो कभी आता नहीं, अभी पता मैं पूरा दिन आज लगा रहा और तब जाके मैंने 25 क्वेश्चन कोड के बनाए, और मैंने उसमें ज्यादातर क्वेश्चन। हाँ क्या कह रहे हैं? पूरा आप चुन के बनाए होंगे। हाँ, मैंने ESE लेवल के उसमें मतलब 25 क्वेश्चन है, तो 7-8 क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज, 3-4 क्वेश्चन गेट के अप्रोच के, बाकी जो स्टेट AEJ के एग्जाम होते हैं ना उस टाइप का मिक्स करके बनाया है, ताकि जो भी मतलब किसी भी कैटेगरी का जो एग्जाम दो तो कुछ ना कुछ सबसे बेनिफिट तुमको मिले। हाँ, बढ़िया तो है ये। तो आप स्टॉक करके रखे हुए हैं ये एकदम एग्जाम का 15-20 दिन पहले आप पूरा टेस्ट स्टार्ट। अच्छा हाँ, एक बात बताओ यार, 1-2 स्टूडेंट्स मेरे को कह रहे थे कि सर मेंस की टेस्ट सीरीज बनाइए। PSC का मतलब किसी भी स्टेट जिसमें कन्वेंशनल, जैसे ESE में भी हो सकता है हेल्पफुल, बट ESE के लिए तो मेरे ख्याल से बहुत सारे कम ही स्टूडेंट्स हैं जो ESE में अभी ESE में तो उस टाइम जब मतलब प्रीलिम जब हो जाता है तो फिर ESE तरफ देना स्टार्ट करता है। अभी तो जो कह रहे थे वो अभी JPSC का हो सकता है। हाँ, JPSC का। तो मैं जस्ट एक स्टूडेंट ने मेरे को पेपर भेजा था इसके, तुम्हारे मेंस के जो अभी हुए थे ना रिसेंटली, जो लास्ट पेपर हुए थे। तो मैंने अभी पेपर देखा, तुमने मेरे को बोला था कि सर, तो मैं एक बार देख रहा था कि क्या सिलेबस है। सिलेबस तो सारा इंजीनियरिंग सर्विसेज का डाल रखा है पुराना वाला। हाँ वही है पूरा, जैसे आप तक होता था ना ESE, आप जैसा ESE दिए है ना। हाँ 2013 वही है, डिट्टो वही है। हाँ, मैं देख के तुरंत पहचान गया, एकदम उसी मतलब स्पेस और इंटरव्यू उसने उसी से मारा हुआ है। उसी एकदम सेम वही है। आप 2013 में एग्जाम दिया था तो सेम मतलब एकदम उसी तरह सिलेबस है, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है। और जो क्वेश्चंस मैंने फिर पेपर देखा तो क्वेश्चन 100 मार्क्स का एग्जाम है ना, 200 मार्क्स का। अच्छा 2 पार्ट में कैसे है? मतलब 200 मार्क्स के 2 पेपर है ना, पेपर 1 और पेपर 1 पेपर 2 200 मार्क्स। अच्छा ओके, तो पेपर 1 पेपर 2 के 200 मार्क्स के हैं। और सब्जेक्ट्स भी पहले वाले में देख रहा था 6 सब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे, और दूसरे वाले में तुम्हारे बचे हुए सब्जेक्ट हैं, मतलब हाँ 8 सब्जेक्ट हैं लगभग अगर तुम ब्रेकअप करके देखोगे। ठीक है। तो सबसे पहले पेपर जो देख के मुझे समझ में आया, पेपर में उसने क्वेश्चन नए ही डाले थे, मतलब इस तरह के सारे क्वेश्चन नया था। हाँ, सारे क्वेश्चन उसने कॉपीड नहीं किए, मतलब कॉपीड नहीं थे इंजीनियरिंग सर्विसेज पुराने। ठीक है, मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं किया था, इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन उठाया और उठा के दे दिया। बुक का लग रहा था क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन तुम्हारे सारे के सारे किसी न किसी स्टैंडर्ड बुक के हैं जो पीछे सॉल्व में दिए रहते हैं ना। ठीक है। तो अभी जब तुम मतलब अगर स्पेसिफिकली इस एग्जाम के लिए पढ़ोगे, मेंस के लिए, पैरेलली तुम्हें ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना ही है, बिकॉज स्टेट AE का भी एग्जाम आ रहा है तुम्हारा, इसका UPPSC वाला, और भी 1-2 एग्जाम होंगे जो नवंबर-दिसंबर में शेड्यूल्ड होंगे, है ना। तो ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा थोड़ा तो पढ़ते ही रहना ही है, छोड़ना नहीं है, है ना। तो अब आता है तुम्हारा मेंस वाला सब्जेक्टिव का। इसमें करो क्या, तुम 2-2 सब्जेक्ट्स पकड़ लो। ठीक है। पेपर 1 के
2 सब्जेक्ट, पेपर 2 के 2 सब्जेक्ट। ठीक है ना। और ऐसा मत करना कि एक सब्जेक्ट लिया उसी के पूरे दिन उसी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ऐसे मत करना। ठीक है, 2-2 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो और स्टार्ट में ऐसा कॉम्बिनेशन रखो कि एक सब्जेक्ट वो रखो जिसपे तुम्हें मतलब अच्छे से चीजें आती हैं, एक सब्जेक्ट वो रखो जो तुम्हारा वीक है। सपोज अगर तुम्हारा आरसीसी अच्छा है तो आरसीसी ले लो और साथ में स्टील ले लो। ठीक है, और थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा डिले करो, वो एग्जाम से एक, जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स हो गया, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स वाला हो गया, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग वाला। ठीक है, इसी तरह से अगर तुम जाओगे तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गई और इस तरह के जिसमें थ्योरी का वेटेज ज्यादा है, जहां से मतलब थ्योरी के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते, तो उनको लास्ट के लिए रखो कि 1-1.5 महीने जो लास्ट के रहेंगे उसमें रिवीजन प्लस ये सब्जेक्ट्स करना है कि तुम्हें फिर से इनको रिपीट ना करना पड़े रिवीजन के लिए। ठीक है ना। तो 2-2 सब्जेक्ट्स तुम स्टार्ट करो और पहले जो रिक्वायरमेंट है, तो पेपर देख के मुझे समझ में आ रहा है, तो स्टार्ट तुम क्या सोचा है तुमने? इंजीनियरिंग सर्विसेज से सोचा है, कैसे स्टार्ट करना है? जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन बहुत बार लगा है, मतलब हाँ ठीक है। पिछला बार जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब फिर से लगाना का सोचे। मतलब कि विशाल पब्लिकेशन का नाम सुने हैं? किसका? विशाल पब्लिकेशन एक अनसॉल्व बुक आता है। हाँ जानते हैं। वो हम बहुत बार, मतलब कि 2-3 बार वो हम पूरा लगाया हुआ, पूरा 3-3 घंटा बैठ के। ईएस मेंस का 2019 का जब कर रहे थे ना, हाँ। फिर उसके बाद भी हम तो मतलब 3-3 घंटा बैठ के 2-3 बार लगाए हुए हैं। अच्छा, फिर दोबारा ईएस का लगाने का हम बोर्ड लगने लगा था। हाँ ठीक है, चलो। तो फिर इसका बुक खरीदे थे, क्या बोलते हैं, सिविल सर्विस प्रीवियस ईयर ऑप्शन जो था ना। हाँ, इन सिविल इंजीनियरिंग का बुक। हाँ, सिविल इंजीनियरिंग का, तो उसका बुक खरीदे, तो वो सोच रहे थे लगाने का, फिर छूट गया, अभी नहीं सब पढ़ा। अभी तुम मैं सजेस्ट करूंगा, जो तुम्हारा भी अगर स्टेट के लिए तुम अभी देख रहे हो तो अभी सिविल सर्विसेज वाला ड्रॉप कर दो प्लान। अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए देखना है तो उसको करना, वरना जरूरत नहीं है। ठीक है, अननेसेसरी। इंजीनियरिंग सर्विस का तो मेंस अभी बहुत, मतलब कि अगला ये नहीं तो मई जून, अगला जून में होगा। हाँ, तो उसको अभी मतलब उसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करो, जो तुमने सब बुक्स खरीद रखी है ना, ठीक है, डेली अपना शेड्यूल इस तरह बना लो कि तुम्हें हर चैप्टर वाइज, मतलब जैसे मान लो तुमने सॉइल मैकेनिक्स जियोटेक उठाया, ठीक है, पेपर 2 के जियोटेक, और तुम्हारा चल रहा है मान लो सर्वे चल रहा है, ठीक है, तो जियोटेक का तुमने गोपाल रंजन उठाया, ठीक है, और एक चैप्टर के ही सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है एक टाइम पर। ठीक है, जो उनके सॉल्व क्वेश्चंस हैं और जो नॉन रिपीटिटिव टाइप के क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। समझ रहे हो? दिख रहा है वही कर। हाँ, नया दिख रहा है, मतलब क्योंकि तुम्हें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पर फोकस करना है रादर देन कि मतलब ज्यादा से ज्यादा तुम क्वेश्चन लगाओ। है ना। तो जब भी क्वेश्चन तुम कर रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है ये सेम, जैसे अब मान लो जब तुम चैप्टर स्टार्ट करोगे तो तुम जैसे ही क्वेश्चन पहला देखोगे, दूसरा तीसरा देखोगे, स्पेशली मैं बुक की बता रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे तुम इंजीनियरिंग सर्विसेज का कर चुके होगे तो मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज को तुम्हारा सेकंड प्रायोरिटी रखता हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी बुक से रखो, क्योंकि बुक से ही तुम्हारे क्वेश्चन ये सारे सेट हुए हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। ठीक है, तो अगर बुक भी कर लोगे तो सफिशिएंट है। उसके लिए अलग से तुम्हें इंजीनियरिंग सर्विसेज के कुछ जो तुम्हारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, जिसमें तुम्हें गड़बड़ किया होगा, मार्क करके रखा होगा, हाँ, तो मार्क लेना है ना। तो सब्जेक्ट वाइज 2-2 सब्जेक्ट लेके चलो, और चैप्टर वाइज में मान लो तुम्हारा फेज डायग्राम वाला चैप्टर है, तो तुम चैप्टर 1 में देखोगे ना तो 20-25 क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा हर चैप्टर में, जो बड़े चैप्टर्स हैं। ठीक है ना, तो 20-25 क्वेश्चन पूरे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन तुम जैसे पढ़ोगे ना तो पता चलेगा कि चारों क्वेश्चन एक ही तरीके के, बस वैल्यूज चेंज है या थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, करना सब में वही है। ठीक है ना, तो वो चीज अवॉइड करो। हाँ, ठीक है, सारे क्वेश्चंस मत करो, ये मतलब सभी तरीके मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तुम्हारे ज्यादा हो जाए, भले ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाए। ठीक है, और जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो बीच बीच में, मतलब जैसे कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो बीच में नहीं देखना है कि हमने, ये होती है ना टेंडेंसी की सोल्यूशन दिया हुआ है तो थोड़ा सा कुछ आंसर आया तो जस्ट उसको मैच करने लगे। ठीक है ना, उससे होता क्या है, फ्लो टूटता है एक तो, और
हमेशा फिर तुम्हारी आदत हो जाती कि बीच बीच में चेक करना कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जब पूरा क्वेश्चन हो जाए तभी आपको आंसर मैच करना, और आंसर सबसे लास्ट में मैच करो। जैसे 10 क्वेश्चन किए तुमने 1-1.5 घंटे में, तो तुम सारे सॉल्यूशंस लास्ट में मैच करो, कहाँ तुमने गड़बड़ी की, क्या आंसर सही थे या नहीं थे। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना, अभी तो जैसे प्रैक्टिस करोगे, लेकिन एग्जाम से 1 महीने पहले जो भी प्रैक्टिस करोगे वो थोड़ा सा मतलब इस तरह करोगे, थोड़ा प्रेजेंटेबल फॉर्म में करोगे, मतलब खुद जो तुम पढ़ रहे हो वो मतलब प्रेजेंटेशन पे फोकस करोगे। हाँ मतलब हाँ, होता है ना जनरली जैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम स्टार्टिंग जब प्रैक्टिस से करते हैं तो हमारा फोकस इस पर रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। तो उसके चक्कर में हम क्या करते हैं, हमारा प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने का जो तरीका है, स्टेप्स लिखने का तरीका है, उन चीजों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है ना। तो होता क्या है, जब एक्चुअल एग्जाम होगा तो तुम्हारे हर क्वेश्चन में 1-1, 1.5 नंबर कम होता जाएगा सिर्फ प्रेजेंटेशन का। आपको आता तो है लेकिन आपको प्रॉपरली उसको मतलब दिखाना है कि आपको आता है। समझ रहे हो ना। मेंस की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी यही है कि आपको ये प्रूव करना है कि आपको आता है और आप इसलिए एग्जाम लिख रहे हो। ठीक है ना। तो उसका एडवांटेज कहाँ मिलेगा, उसका सबसे ज्यादा एडवांटेज तब मिलेगा जब आपका पेपर में थ्योरी का वेटेज बढ़ जाएगा। लकीली कभी ज्यादा रहे। हाँ, अगर जो कभी कभी होता क्या है, जनरली 15 से 20% थ्योरी आती है ना। जैसे तुम्हारा 200 मार्क्स का पेपर है तो जनरली मतलब राउंड ऑफ करोगे तो तुम्हारा 40 से 50 नंबर मैक्स थ्योरी आएगी जनरली, है ना। लेकिन अगर तुम मतलब कभी कभी होता है कि उसका वेटेज बढ़ा दिया जाता है, खासकर इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो बहुत होता है। थ्योरी एसएसटी मेंस वाला उसमें थ्योरी आया था अच्छा खासा। हाँ, तो इस वजह से थ्योरी पार्ट छोड़ना नहीं है। और थ्योरी को मतलब जब लास्ट का टाइम बचेगा ना, उस बीच में प्रेजेंटेशन स्किल्स पर फोकस करो कि जब क्वेश्चन कर रहे हो ना तो उसको वैसे ही करो जैसे ये मान के कि आपका एग्जाम, जैसे आपका एग्जाम में आपकी आंसर शीट में लिख रहे हो। ठीक है। तो ये स्किल पर फोकस करना है। दूसरा, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो जहां गड़बड़ी हो रही है, जहां पे गड़बड़ हो रही है, सपोज मान लो तुम लिक्विड लिमिट से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल, जिसमें श्रिंकेज लिमिट, लिक्विड लिमिट और वो प्लास्टिक लिमिट वाला जो वो होता है ना तुम्हारा लीनियर वेरिएशन वाला डायग्राम है, उसमें तुम प्रोपोर्शनल करके निकालते हो आंसर। ठीक है ना। तो वहां पे जब अगर कहीं पे गड़बड़ी हो रही है तो जहां पर गड़बड़ी की वो किस टाइप की गड़बड़ी थी और किस वजह से हुई, मींस अगर तुम्हारा न्यूमेरिक कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, ठीक है, या तुम्हारी गड़बड़ी कोई कंसेप्ट की वजह से हुई, तो एक अलग से एक छोटी डायरी बना लो जिसपे ये सारी गड़बड़ी पॉइंट आउट करते रहो। ठीक है। पहली जैसे कैलकुलेशन मिस्टेक। दूसरा, सपोज लिक्विड लिमिट पे तुम्हारा जो न्यूमेरिकल था तुमसे नहीं बना क्योंकि कुछ कंसेप्ट तुम्हें डाउटफुल हो रहा था कि किसको किससे प्रोपोर्शनिंग करके हमें क्या चीज, जैसे मान लो कि श्रिंकेज पे जाके हमारा वॉल्यूम ड्राई सेल का कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो ये सब अप्लाई करने में कहीं चूक हो गई या आता तो था बट गड़बड़ हो गया, तो इस तरह की गलतियां मार्क आउट करके रख लेना है। ठीक है। और इनको ना जब एग्जाम देने जाने से पहले इन सारी चीजों को एक बार देख कर जाना है कि हमने क्या क्या गड़बड़ी की थी, ये गड़बड़ी दोबारा नहीं होनी चाहिए। समझ गए। और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो, जो भी तुमने 2-2 सब्जेक्ट उठाए हैं, और जैसे ही पूरे सब्जेक्ट से, और बीच बीच में सब्जेक्ट चेंज करते रहो। ऐसा नहीं कि तुम 2 महीने तक यही 4 सब्जेक्ट लेके चल रहे हो। ठीक है। 2 महीना तो टाइम भी नहीं है। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि ना टाइम, क्योंकि टाइम बाउंड मैनर में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करो और रिपीटेटिव टाइप के क्वेश्चंस मत करो। ठीक है। ये चीज स्ट्रक्चर्स में तुम्हें बहुत हेल्पफुल होगी, जो सोम हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में स्ट्रक्चर्स हो गया। ठीक है, जो पेपर 1 के सब्जेक्ट है। अब जैसे तुम्हारा स्लैब है या डिजाइन ऑफ बीम्स है, तो अब आपको हर बीम में कई तरीके की बीम है, कैंटिलीवर बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, फिर उसकी अलग अलग कंडीशन है। तो आप एक ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो कि उसमें सारी चीजें इनकॉर्पोरेट हो। एक 1 वे स्लैब की डिजाइनिंग कर लिया, एक 2 वे स्लैब की कर लिया।
ठीक है। अच्छा सर जी, क्या बोलते हैं ये सब्जेक्ट मतलब कौन कौन सब्जेक्ट को बुक करना पड़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट मतलब कि बस प्रीवियस ईयर देख लेंगे हो जाएगा, तो सारा सब्जेक्ट तो नहीं है बुक से हाँ, हो सारे पाएगा? सब्जेक्ट नहीं हो पाएंगे, सारे सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। तुम ये टारगेट रखो कि दोनों सब्जेक्ट्स में 3-3 सब्जेक्ट उठा लो, मतलब दोनों पेपर में, पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 के 3 सब्जेक्ट उठा लो, पेपर 2 के 2-3 सब्जेक्ट उठा लो, जिनका पिछला पेपर देख लो कि जिन सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो उन 3 सब्जेक्ट्स को उठा लो, दोनों सब्जेक्ट, बाकी जो 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो तुम्हारे इसी के क्वेश्चन से कवर हो जाएंगे, या और भी जो सोर्सेज हैं कोचिंग के मटेरियल में तुम्हारे दिए रहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या कुछ एग्जांपल्स के फॉर्म में दिए रहते हैं, है ना। तो ये टारगेट रखो कि हर महीने में तुम्हें 3 सब्जेक्ट खत्म करना है, तो तुम्हारा 4 महीने में खत्म हो जाएगा। अब तो अभी तो 1 ही महीना खत्म करना लेकिन अब एग्जैक्ट नवंबर से पहले तो एग्जाम नहीं होगा, नवंबर से पहले एग्जाम। हाँ वो तो है, नवंबर तो अभी कल शायद डेट आ जाएगा, कल या परसों रिवाइज डेट। लेकिन तुमने देखो जैसे ईएस के क्वेश्चन तुमने कर रखे हैं, है ना, तो उस पर बहुत टाइम देने की जरूरत नहीं है, केवल उन क्वेश्चंस पे फोकस करो जहां तुम्हारी गड़बड़ियां हो रही हैं, ठीक है। और जो बहुत डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको देखने की भी जरूरत नहीं है, ईएसई वाले, ठीक है। और जो तुम्हारा पेपर मैंने देखा, जो तुम्हारे उस तरह के सब्जेक्ट्स हैं जिसमें डिजाइनिंग आती है, डिजाइनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जो मैंने अभी पेपर तुम्हारा देखा था उसमें डिजाइनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि एकदम एग्जैक्ट आंसर है ना। उस तरह का डिजाइन में ये ध्यान रखना कि जब भी कभी भी डिजाइनिंग में नया क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो होता क्या, उसमें कुछ अजम्पशंस करने पड़ते हैं इनिशियल स्टेज में ही, ठीक है। तो उन इनिशियल अजम्पशंस को लेने के कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं, चाहे बीम डिजाइन कर रहे हो या फुटिंग डिजाइन कर रहे हो, तो इस तरह के टॉपिक्स में जो इनिशियल प्रोपोर्शनिंग वाले अजम्पशंस हैं, जब पढ़ना तो ये चीजें कवर कर लेना। उससे होता क्या है ना कि अगर तुम्हें बेसिक भी पता है ना, मेथोडोलॉजी भी पता है ना, तो नया क्वेश्चन अगर आएगा तो तुम मतलब स्टेप्स लिख के कुछ ना कुछ तो निकाल दोगे, ठीक है। और डिजाइनिंग में सबसे अच्छी बात ये है कि अगर तुम्हारे अजम्पशन सही है, स्टेप सही है, तो उसको 50% मिनिमम मार्क्स तो देने ही देने हैं, ठीक है। तो डिजाइनिंग में 3 चीजें ध्यान रखो, इनिशियल अजम्पशंस, जो स्टेप्स फॉलो करने हैं डिजाइनिंग के वो, और थर्ड डिटेलिंग। डिटेलिंग में हमेशा डिजाइनिंग क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डायग्राम जरूर बनाओ। डायग्राम इन द सेंस, जैसे फुटिंग है तो लास्ट में आपको वो दिखाना ही दिखाना है, प्लान दिखाना है, डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट दिखानी ही दिखानी है। अगर आप डिजाइनिंग नहीं, डिजाइनिंग भले उसमें एग्जाम में ना भूला हो कि आपको रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग करनी है, भले ही कल तक लिखे दे रेनफोर्समेंट, लेकिन दिखा दो। हाँ, मान लो तुम्हारा कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन तुम दिखा दो भाई कि ये 8 mm, क्योंकि तुम्हें पता है कि इतने % रेनफोर्समेंट मिनिमम में डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट देना है, इतने से ज्यादा का बार नहीं देना, इससे कम बार नहीं देना। तो ये चीजें तो तुम्हें पता है ना, बिकॉज तुमने आईएस कोड पढ़े हुए हैं। तो इस तरह के फैक्चुअल डाटा जो है वो डिजाइन के लिए याद रखना, खासकर जो आरसीसी वाला पार्ट है उसके लिए, ठीक है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में के क्वेश्चन 100% आते हैं, फ्रेम्स के एनालिसिस के, ठीक है। स्लोप डिस्ट्रीब्यूशन या स्लोप मेथड, जो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है एक, है ना। तो जैसे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, स्लोप डिस्ट्रीब्यूशन है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है, तो करो क्या तुम उसमें एक मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का एक होता है ना फ्रेम तुम्हारा, जिसमें एक मेंबर इंक्लाइंड है, ठीक है, है ना। तो वो मैं तो कहता हूँ वो क्वेश्चन कर लोगे ना तो तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मोमेंट कॉन्सेप्ट उसका पूरा क्लियर रहता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही है ना, वो इतना बड़ा रहता है ना, कहीं थोड़ा सा क्या बोलते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक हो ही जाता है। हाँ, उसमें जब तुम वो जो वाला मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन था, तो वो बहुत ही, पर पता है उससे क्या फायदा, अगर तुम उस क्वेश्चन को 2-3 बार कर लोगे ना तो तुम्हें पता चलने लगेगा कि कहाँ से गड़बड़ी होने के चांसेस हैं। हाँ, वो तो है ही, क्या बोलते हैं, ऐसे ही बहुत गलती होता है, लेकिन उसको बहुत प्रैक्टिस करके करिए लिए थे, सुधारिए लिए थे, है ना। और तुम्हारा जैसे एक आजकल आता है, कभी कभी स्क्वायर शेप का फ्रेम दे देते हैं एनालिसिस के लिए, हाँ, है ना, सिमेट्री से जो हो जाता है। हाँ, तो वो सिमेट्री करके आपको फिर आप कोई भी स्लोप डिफ्लेक्शन या वो निकाल के लगा सकते हो, ठीक है। एक तुम्हारा फिक्स्ड बीम का आता है जिसमें आधे पोर्शन का आई
EI फ्लेक्चर रिजिडिटी अलग अलग होता है, ठीक है, और लोड उसको बोलता है स्लोप डिफ्लेक्शन से करो। जनरली हम लोग को पता होता है कि स्ट्रेन एनर्जी से होगा, बट स्पेसिफिकली बोल देता है तो उसमें स्व एनालिसिस लगता है जब तुम्हारा क्रॉस सेक्शन चेंज होता है। तो इस तरह के मतलब वो क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो कि जिसमें टाइम कम लगेगा, तुम्हारा 10 दिन के अंदर तुम्हारा ये तुम्हारा सोम और स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, बट यही है हम सोच रहे थे कि जैसे कि वही जो क्या बोलते हैं ये विशाल पब्लिकेशन का जो बुक है ना, हाँ, उसमें मतलब कि वही पूरा क्वेश्चन दिया, तो समझिए क्वेश्चन ही प्रिंट क्वेश्चन इसमें दिया रहता है। हाँ, तो ESC का हुआ है आपको 1995 से, तो उससे पहले से भी है 2016 तक। तो 2016 तक तो ESC का जो पैटर्न तो यही जो अभी JPSC का एकदम सेम डिट्टो पैटर्न है, 3 घंटा 200 मार्क्स, पेपर 1 पेपर 2। तो वही सोच रहे थे कि वही एक एक दिन बैठ के 3 घंटा देके वही पेपर। सिर्फ वो मत करो, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, तुम उसका शेड्यूल बना लो। मैं बता रहा हूँ क्या करो, तुम्हारा ये जो ESC वाला है ना, तुम हर चौथे दिन, ठीक है, हर चौथे दिन फिक्स कर लो कि मुझे ESC का एक पेपर देना है। दोनों पेपर 1 पेपर 2। हाँ, पेपर 1 पेपर 2, तुम कोई भी सब्जेक्ट अपना जो जिस भी मेथोडोलॉजी से कवर कर रहे हो, बुक्स के क्वेश्चन मस्ट हैं, नहीं तो तुम्हें पता है उसे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है ना, ये चीज इम्पोर्टेंट है। इसलिए सारे सब्जेक्ट्स को बुक से नहीं पढ़ो, लेकिन ये 6 सब्जेक्ट जो मैं बता रहा हूँ जो तुम्हें लगता है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे RCC हो गया, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल्स हो गया, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है बुक से, ठीक है। सॉइल में जियोटेक हो गया, ठीक है, जैसे अब तुम सॉइल की जियोटेक में मान लो 20 चैप्टर्स हैं, 20-22 चैप्टर ही होंगे, तुम गोपाल रंजन उठाओ, हर चैप्टर में किसी 15 से 20 क्वेश्चन है जो बड़े चैप्टर हैं, तो ऑन एन एवरेज तुम्हारे 300 क्वेश्चन होंगे, 300 से 350 क्वेश्चन, ठीक है। अभी थ्योरी छोड़ दे तो। हाँ, क्या कह रहे हो? अभी मतलब बुक का थ्योरी छोड़ दे? नहीं, अभी कोई जरूरत नहीं है। अभी जब तुम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसी पर फोकस करो, जो तुम्हारा लास्ट में मैं बता रहा हूँ ना 1-1.5 महीना जो बचा के रखा है, उस पीरियड में जितना भी सब्जेक्ट का तुम्हारा थ्योरी पार्ट है, जिनका बुक से पढ़ना तो वो भी करोगे, और जिनका तुमने न्यूमेरिकल पार्ट में छोड़ दिया है थ्योरी, वो भी करोगे। मतलब थ्योरी वाला पोर्शन अभी लास्ट 1 महीना। हाँ, लास्ट का ये फिक्स कर लो कि लास्ट 1 महीना में तुम्हारे मेरे ख्याल से 2 ही सब्जेक्ट हैं जिसमें थ्योरी सारा थ्योरी ही है, जैसे एक बिल्डिंग मटेरियल्स हो गया, इसी तरह का पेपर 2 में भी एक सब्जेक्ट निकल आएगा, ठीक है। तो 2-3 सब्जेक्ट वो हैं और बाकी ये सब्जेक्ट, तो जो इनकी जब थ्योरी पढ़ोगी ना, तो इनकी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। थ्योरी पार्ट जो भी तुम कोचिंग मटेरियल के नोट्स फॉलो कर रहे हो वो पढ़ लेना, और प्रीवियस ईयर में थ्योरी के लिए मतलब मस्ट बुक, जैसे कि हमको इरिगेशन लगा बहुत फायदा हुआ बुक पढ़ के। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, तो ये तुम्हें एनालाइज करना है कि तुम्हारा जैसे एक इरिगेशन हाइड्रोलॉजी, ये तुम्हारा सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड इक्विपमेंट, ये 4 सब्जेक्ट है। 4 चैप्टर सब्जेक्ट मतलब बुक से पढ़ेंगे तो पढ़ना ही पढ़ना है, इनको तो अब छोड़ना ही नहीं है। मतलब ये कि हर एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा, मतलब स्टेट के जितने भी तुम्हारे एग्जाम तुम देने वाले हो, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो ये तुम 1 से 1.25 महीना एग्जाम के पास रखो, क्योंकि तुम भूलोगे भी नहीं और बिल्कुल नया नया होगा, तो यू विल हैव कॉन्फिडेंस, ठीक है। और जो तुम्हारा इस बीच में जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जो जिनकी थ्योरी तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक है, वो थ्योरी पार्ट तुम उससे कवर करोगे, जो तुम्हारे नोट्स जो तुम फॉलो करते हो। अच्छा, हाँ, मतलब वही नोट्स जो बना चुके थे। हाँ, जो तुम्हारे नोट्स ऑलरेडी तुमने पढ़ने के दौरान बनाए होंगे, या बुक्स में बहुत सारी चीजें अंडरलाइन की होंगी जो इम्पोर्टेंट है, या तुमने किसी भी कोचिंग मटेरियल के ES मास्टर के अगर तुम फॉलो कर रहे हो, तो उसमें भी थ्योरी उतनी दी हुई है कि कन्वेंशनल पर्पज से फुलफिल हो जाएगी। हाँ, तो है ना, कन्वेंशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थ्योरी इतना दे रखे हैं, क्योंकि उसमें तो एकदम फैक्ट से पूछता नहीं है कि अगर आपने एक फैक्ट मिस कर दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, है ना। उसमें तो जैसे पूछेगा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन आप एक्सप्लेन करो, है ना। तो उसमें आपको बेसिक अगर कंसेप्ट पता है, आपको पॉइंट्स पता है, तो यू कैन राइट। हाँ, वो तो हो जाता है ना। और हमेशा के लिए मतलब थ्योरी मतलब करने के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए बिल्डिंग मटेरियल, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, एनवायरनमेंट और CPM। हाँ, बिल्कुल, ये 4 सब्जेक्ट को फिक्स कर लो कि ये तुम्हें बुक से पढ़ना है। तुमने SK गर्ग पढ़ ही लिया है,
ठीक है, अंडरलाइन कर ही लिया तो वो 1 हफ्ते पढ़ोगे रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे है ना, क्योंकि गेम थ्योरी में बहुत ज्यादा मैटर करता है। पता है, अगर तुम थ्योरी अच्छे से नहीं लिखोगे तो किसी बंदे को वो थ्योरी में 10 में 2 3 नंबर भी देके काम चला देते हैं। ठीक है ना, और अगर तुम अच्छा लिखोगे तो 6 से 7 नंबर तक मिल जाते हैं। ठीक है ना, हाँ वो तो है। ठीक है। और जो भी थ्योरी लिखोगे, जो प्रेजेंटेशन के बारे में चलो मैं तुम्हें फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा कि प्रेजेंटेशन कैसे लिखना है एग्जाम में, कैसे मेंस में लिखना कैसे एक्चुअली। आपको क्या बोलते हैं, ये वही जो विशाल पब्लिकेशन बनाएंगे ना, तो उसका सोल्यूशन का फोटो भेज के बनाएंगे तो भेज देंगे, आप देखिए। हाँ ठीक है, एक बार तुम मेरे को बीच बीच में भेजते रहे ना, तो मैं देखता रहूंगा, एनालिसिस देखता रहूंगा कि कहाँ तुम मतलब प्रेजेंटेशन में कहाँ गड़बड़ी हो रही, क्योंकि न्यूमेरिकल तो मैं खैर चेक नहीं कर पाऊंगा स्टेप बाय, लेकिन मैं तुम्हें वो सब कमियां बता दूंगा कि कहाँ तुम गड़बड़ी कर रहे हो, प्रेजेंटेशन देख लीजिएगा। हाँ, मतलब मैं वही चीज कह रहा हूँ। तो तुम्हारा ये रूटीन बना लो कि तुम, अगर ये ना पॉसिबल हो कि दोनों पेपर एक दिन करना है, एग्जॉस्ट हो जाओगे। अगर दोनों पेपर एक साथ करोगे ना तो ऐसा कर सकते हो, जैसे हर चौथे दिन पेपर 1, हर 5वें दिन पेपर 2। तो चौथे दिन तुमने पेपर 1 लगाया, अगले दिन पेपर 2 का 3 घंटा, तो 3 घंटा दिन में फिक्स कर लिया और कर दिया पेपर, है ना। उसके बाद एक लाइन से आंसर मैच कर लिया और उनको स्टेपलर करके रख लिया। ठीक है, और उसमें मार्क कर लिया रेड पेन से कि कहाँ तुमने गड़बड़ी की है, मतलब अपनी आंसर शीट्स में। अच्छा। उसके पेपर सॉल्व करने का तुम्हें 1 घंटा और देना पड़ेगा कि जो कहाँ तुमने गड़बड़ी की है उसको मार्क करने में, और उसको जो मैंने बताया कि पॉइंट वाइज लिख लो कि किस टॉपिक में गड़बड़ी हो रही है और क्या गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, उसको तुम्हें उसी समय देख लेना, बस वो लिखना इसलिए जरूरी है। 4th और 5 मतलब कि चौथा दिन 5वां दिन अगर करेंगे तो लेकिन ज्यादा पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा, मतलब अगर एग्जाम तक। क्यों तो पेपर, अच्छा 2 पेपर है ना, 4-5 तो तुम एक दिन में कर सकते हो। फिर अगर उस दिन फिर तुम्हें वो अपना प्रैक्टिस वाला पार्ट छोड़ना पड़ेगा जो तुम बुक से कर रहे होगे 2 सब्जेक्ट का। हाँ, यही कंफ्यूजन है ना, अगर एक कंप्रोमाइज तो कहीं करना पड़ेगा। और हमारा कहना ये है कि तुम ये कह रहे हो कि अगर तुमने ईएससी के क्वेश्चन न लगाए होते तो मैं जरूर कहता कि तुम उनको जरूर कर लो, तुमने लगाए हुए हैं। हाँ वो तो लगा, इस वजह से मैं चाह रहा था कि तुम अगर बुक से कर लेते तो ज्यादा बेनिफिशियल रहता, है ना। अच्छा। पर लेकिन हाँ कर सकते हो तुम, ऐसा कोई वो लोड नहीं है। मतलब कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, है ना। 15 साल की बजाय तुम 10 साल के लगा लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बिकॉज आपने एक बार कर रखा है ना। और तुम इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी देखोगे कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी ऑफ फिलर्स का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वो घुमा फिरा के वही चीज पूछता रहेगा। हाँ, रिपीटेड आता है ना। तो आपको उन चीजों पे आइडेंटिफाई करके रखना है कि कहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको अननेसेसरी बार बार मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी लगा लगा के फॉर्मूला लगा के आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ वो तो है ना। तो मिनिमम टाइम वेस्ट करो और मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करो, रादर देन कि मैंने आज 100 क्वेश्चन कर लिए। तो वो अगर तुम 100 क्वेश्चन की जगह 40 क्वेश्चन भी करोगे लेकिन अलग अलग तरीके के कर लोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छा होगा। अब पता चला सवाल के क्वेश्चन कर रहे हो तुम तो 5 तरीके के 5 क्वेश्चन किए तुमने, सब में वही गामा डी निकाल रहे हो, वाइड रेशियो से CWG निकाल रहे हो। तो उसमें सब में बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना, बिकॉज जब आप वैरायटी ऑफ लेंथी क्वेश्चन करते हो ना तो उसमें ये सारी चीजें कवर होती रहती हैं। तुम कंसोलिडेशन का कोई भी सेटलमेंट का क्वेश्चन करोगे ना, तुम्हें बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ रिवाइज होंगे, फिर उसमें तुम्हें छोटे छोटे क्वेश्चन है ना वो करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो अगर 5-5 मिनट बचा लोगे ना तो तुम्हारे दिन के 1-1.5 घंटे बच जाएंगे, और 1-1.5 घंटे में तुम्हारा फिर एक सब्जेक्ट कवर हो जाएगा थ्योरी का, है ना। अरे तो हमारी, अच्छा ये क्या बोलते हैं, थ्योरी के लिए 4 सब्जेक्ट हो गया, और फिर न्यूमेरिकल बनाने के लिए मतलब कौन सब्जेक्ट मतलब कर ले न्यूमेरिकल? क्या कह रहे हो? मुझे थ्योरी के लिए बोलो ना कि 4 सब्जेक्ट मस्ट है, बिल्डिंग मटेरियल, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, एनवायरनमेंट और सीपीएम। हाँ, थ्योरी के लिए ये मस्ट है इसका बुक। हाँ, और न्यूमेरिकल के लिए मतलब किसका बुक्स मतलब बना ही लेंगे कितना मतलब टाइम निकाल के, कौन कौन सब्जेक्ट का? एक आरसीसी हो गया। अच्छा ठीक है, तो वो तुम्हें मैं मैसेज कर दूंगा ना, तो मेरे को सब्जेक्ट लिखकर भेज देना, तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि किस किस बुक को तुम ले लो। और बुक तो PDF फॉर्म में भी नेट पे सर्च करोगे तो मिल जाएंगी अगर नहीं होगा। हाँ तो कोई बोल नहीं।
मैं बता दें कि मतलब कि ये बुक ये मतलब कि कौन कौन मतलब बुक बनानी मस्ट ही है न्यूमेरिकल्स के लिए, जैसे कि आरसीसी एक हो गया, मैं वही टूम हो गया। मैं वही बोल रहा हूँ। मैं चलो अच्छा लिख लो, मैं बता देता हूँ तुमको। अच्छा भेज दीजिएगा। हाँ क्या कह रहे हो? ठीक है, वही लिख के ही भेज दीजिएगा। हाँ मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा, ठीक है। और ये नोट कर लो, मैं बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बोलिए। देखो सॉयल की गोपाल रंजन, हाँ सॉइल का है जी, वही खरीदनी है सॉइल। ठीक है। के बाद सॉयल हो गया। सब्जेक्ट तुम बोलते जाओ, मैं फटाफट बताता जाऊंगा तुम सीक्वेंस में। फर्स्ट पेपर हो गया सोम स्ट्रक्चर आरसीसी स्टील सीपीएम। सोम स्ट्रक्चर बीसी पूनमिया। सोम स्ट्रक्चर, उसके बाद आरसीसी का तुम्हारा बीसी पूनमिया। हाँ ये तो यही है। स्टील का एसके दुग्गल। स्टील का एसके दुग्गल बनाना ही पड़ेगा बुक। कर लेना, अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन जो देखे ना वो दोनों क्वेश्चन उसके दुग्गल के ही थे। सारे क्वेश्चन नहीं करोगे, तुम्हें टाइम बचेगा। तुम्हारे 10-10 12-12 क्वेश्चन दिए ना, तुम 3 क्वेश्चन भी कर लोगे ना हर चैप्टर से तो काम बन जाएगा। सारे क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। तुम एक बार खोलोगे ना तो समझ में आ जाएगा तुमको, क्योंकि जैसे पहला क्वेश्चन होगा, दूसरा, वो एक ही नेचर के रहेंगे। फिर तो आपको पहला क्वेश्चन तो करना ही नहीं किसी का, तीसरा चौथा क्वेश्चन जाके करो, है ना। तो बस जस्ट वो 1 मिनट लगता है क्वेश्चन देखने में कि किस वैरायटी का क्वेश्चन है और क्या चीज पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो वो नजर में सीपीएम का तो फिर प्रीवियस ईयर से ही हो जाएगा। हाँ, पर सीपीएम का तुम्हें वो पढ़ लेना, प्रीवियस ईयर इज मोर देन एनफ। मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री के कर लेना, उसमें अलग से कहीं बुक से प्रैक्टिस करना नहीं, जरूरत नहीं। अब पेपर टू में हो गया आपका इन्वायरमेंट का क्वेश्चन करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट का भी तुम्हारा प्रीवियस ईयर से हो जाएगा, सिर्फ थ्योरी तुम पढ़ लेना बुक से, थ्योरी पर, ठीक है। और टाइम अगर टाइम नहीं मिलता है एनवायरमेंट के लिए, लकीली अगर एग्जाम जल्दी हो जाता अक्टूबर में, तो तुम एनवायरमेंट को नोट से भी पढ़ सकते हो, बिकॉज इस तरह का बहुत ही इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरह घुस के नहीं पूछेगा, तो वो तुम्हारा नोट से कवर हो जाएगा अगर टाइम नहीं मिलता। और न्यूमेरिकल्स भी तुम्हारे ईएससी प्रीवियस ईयर से कवर हो जाएंगे, बुक पे नहीं जाने की जरूरत है। ठीक। फ्लूइड मैकेनिक्स में तुम क्या फॉलो करते हो? फॉलो तो सर वही करते थे जब अपना आईएएस मास्टर पूरा पढ़े थे, फिर प्रीवियस ईयर पूरा बनाए हुए हैं। अच्छा ठीक है, चलो ओपन चैनल फ्लो का तुम सुब्रमण्या के क्वेश्चंस कर लेना। अच्छा ओसीएफ का प्रीवियस ईयर इनफ नहीं है? नहीं, ओसीएफ का तुम बुक से कर लेना, और फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कर लेना। अच्छा, हाइड्रोलिक मशीन में भी प्रीवियस ईयर में बहुत दिया हुआ है क्वेश्चन। नहीं तो प्रीवियस ईयर तो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ही ना। मैं वो चीज बता रहा हूँ जिसमें बुक से पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं, जो डायरेक्टली बुक से ही बना देगा क्वेश्चन वो। अच्छा ठीक है। मैं बता रहा हूँ, तुम जो चीज जानना चाह रहे हो ना, ओसीएफ में क्या है, लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, ईएससी में भी है ना, तो सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तुम्हारे कवर्ड नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स का वेटेज ज्यादा रहता है, उसमें ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल, तो होता क्या है, वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है इंजीनियरिंग सर्विस, तो वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर हो जाएंगी तुम्हारी, जो जिस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसलिए तुम उसका थ्योरी कर लो, मतलब बुक से कर लो, और लेकिन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तुम्हारा उससे हो जाएगा इंजीनियरिंग सर्विसेज से, मतलब बुक पे जाने की जरूरत नहीं। पोर्शन में सिर्फ ओसीएफ के लिए बुक, हाँ बस सिर्फ ओपन चैनल फ्लो, बिकॉज उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अच्छे दिए हैं और सारी चीजें कवर हो जाएंगी। थ्योरी पढ़ना नहीं, थ्योरी तुम अपना नोट से पढ़ लेना। और इरिगेशन हाइड्रोलॉजी न्यूमेरिकल तो प्रीवियस ईयर ही ना? हाँ प्रीवियस ईयर, बट थ्योरी पढ़ लेना उससे, वो तुम्हारे और थ्योरी का तो नोट करिए नहीं है अलग से। 4 सब्जेक्ट, बाकी एनवायरमेंट में ऑप्शनल है, एनवायरमेंटल में ऑप्शनल है, अगर टाइम रहेगा तो बुक से पढ़ना, अदरवाइज टाइम बहुत वेस्ट मत करना है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। उसके न्यूमेरिकल पर आपका सर्वे तुम बुक से करो, बुक से, हाँ बुक से करो, उस पे मत जाओ तुम अपने उस पे इंजीनियरिंग सर्विसेज के, वो क्वेश्चन तो तुम करोगे लेकिन बुक के क्वेश्चन मत छोड़ना, सर्वे बुक से इम्पोर्टेंट है, दुग्गल की बुक से, एसके दुग्गल कर लो या बीसी पूनमिया कर लो, जो तुम्हारा पास अवेलेबल हो जाए। दोनों बुक्स नेट पे पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, सर्च करोगे मिल जाएगा तुमको, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो पीडीएफ। सर्वे, फिर ट्रांसपोर्टेशन का प्रीवियस ईयर, ट्रांसपोर्टेशन प्रीवियस ईयर हो जाएगा नहीं? हो जाएगा।
हाँ तो बस कम ही सब्जेक्ट है, सॉइल, सोमार हो जाएगा, करना स्टार्ट करोगे बट रेगुलर रहोगे ना, हो जाएगा। और हर चौथे पांचवें दिन दो ये पेपर 1 पेपर 2 का पूरा पेपर सॉल्व करो और वो शॉर्ट लिस्ट कर लो, चेक करने के बाद कहाँ गड़बड़ी हो रही है। और फिर साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनाते ही रहना पड़ेगा। हाँ, तो वो तुम टाइम मतलब फिक्स कर लो, जैसे तुम्हें मेंस का एग्जाम देना है तो 60-40 के रेशियो में कर लो। अगर तुम 12 घंटे पढ़ रहे हो तो उस तरह डिवाइड कर लो कि 7 घंटे में 12 घंटे नहीं हो पा रहा है। 12 घंटे अभी एग्जाम जैसे जैसे पास आता जाएगा ना तब थोड़ा सा लगे, अभी तो बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, तो 12 अभी 8-9 घंटा हो जाए बहुत अच्छा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग करोगे 8-9 घंटा इज मोर देन एनफ, बट रेगुलर रहना, ये नहीं कि आज मन नहीं कर रहा पढ़ने का तो 2 घंटे रेगुलर रहना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा नहीं हो पाएगा, है ना। तो 8 घंटे पढ़ो सब मेहनत। हाँ, तो पढ़ो, क्योंकि तेरा थोड़ी सी कमी से ही सिलेक्शन इन आउट हो जाता है ना। क्योंकि कंपटीशन तुम देख रहे हो, लोग कह रहे थे 160 नंबर कट ऑफ जाएगा, 150 नंबर चला जाएगा, कट ऑफ गया ना 180 के ऊपर, बहुत ज्यादा चल गया है ना।